हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातु में अभिक्रमण, रासायनिक प्रक्रिया, धातु और अधातुओं में रासायनिक प्रक्रिया। तो यहाँ हमने पहले देखा आगे ए भाग में, तो वहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रमण देखा। अब हम दूसरे भाग में, यहाँ अगले भाग में बी जल के साथ अभिक्रमण देखेंगे। जल के साथ मिलकर कुछ धातु पदार्थ कौन सा अभिक्रमण करते हैं और क्या अभिक्रिया देते हैं, ठीक है, क्या उनमें क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम के बारे में। किसके बारे में? सोडियम के बारे में। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशील मतलब क्या? सोडियम धातु जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ही जल्दी से रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो हवामान में से ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर वो अत्यंत तीव्र तीव्र आपकी आँख भी चौंधी आ जाएगी, ऐसी तीव्र अभिक्रिया देता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। मिट्टी का तेल देखा है ना, जिसे कैरोसिन भी बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर मिट्टी के तेल में उसको संचित किया जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर उसको खुला छोड़ दिया और तो वो ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर, अब जल तो उसको कहाँ से, हवा में से, भेज में से भी मिल जाएगा, हमारे आसपास होती है ना जल, तो वहाँ से भी उसको मिल जाता है। तो ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर वो अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है और वो जलने लगता है, ठीक है, और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसीलिए उसको जल में नहीं डुबो कर रखा जाता, लेकिन किस में रखा जाता है? उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला इतना ज़्यादा वो अभिक्रमण करता है जल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो यहाँ एक क्रियाकलाप करते हैं। एक 200 ml का बीकर, कांच का गिलास लीजिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, उसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम का धातु का टुकड़ा काटिए, ठीक है। उसको कहाँ डालना है? फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सूखा लीजिए, ठीक है। आप उसको ऐसे सूखा लेना है टिश्यू से, और फिर रुई के छोटे छोटे टुकड़ों में लपेट लीजिए। और उनको किस में लपेटना है? रुई के टुकड़ों में। रुई में लपेटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल लीजिए और सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए। यहाँ पर सोडियम के एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और फिर उसे कहाँ पर डालना है? उसको रुई में लपेटना है और जल भरे एक गिलास में डालना है और प्रेक्षण लेना है। प्रेक्षण भी आपको दूर से लेना है क्योंकि यह खतरनाक है, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि ये देखिए कैसे जल रहा है, कैसे प्रकाश उत्पन्न किया उसने, ऊष्मा उत्पन्न की, देखा आपने। तो अब आपको ये देखना है कि यह विलयन जो बनता है उसका लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करना है। वापस से लिटमस पत्र आया, लाल और नीला। तो लाल और नीला जो लिटमस पत्र है वो क्या है? वो एक सूचक पत्र है, जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि यह पदार्थ जो विलयन बनता है वो अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ पर आपको याद रखना है, लिटमस पत्र सूचक है जो हमें ये जांच करने में मदद करता है कि यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, जल के साथ, ऑक्सीजन और जल के साथ। जल में भी ऑक्सीजन होता है, पता है ना, H2O। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमा अभिक्रिया करता है, वो तो हमने पहले भाग में देखा कि वह जल और ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बनाता है, लेकिन धीरे धीरे से। आप अगर किसी आयरन की चीज़ को, लोहे की वस्तु को आप खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो एक दिन में जंग नहीं लग जाता, धीरे धीरे से जंग लगता है। और वह लोहे की वस्तु को खराब होने में तो 1 साल भी लग सकता है या सालों लग सकते हैं, ठीक है, मतलब कि धीरे अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ सोडियम जो होता है वो तीव्र अभिक्रिया करता है, तुरंत
ठीक है। आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है जबकि सोडियम तीव्र अभिक्रिया करता है। सामान्य अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। जैसे अधातु होते, ये हुई धातु की बात, सोडियम क्या है, धातु है। अब अधातु की बात करें, जो धातु नहीं होते, है ना, ऐसे जो पदार्थ हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। अब ये जो अधातु होते हैं वो जल में अभिक्रिया नहीं करते, याद रखना है आपको। लेकिन वह वायु में अगर खुला छोड़ दो, हवामान में अगर खुला छोड़ दो तो वो अभिक्रिया करते हैं, और वो भी तीव्र। इसीलिए उन्हें खुला नहीं रखा जाता। लेकिन कहाँ पर रखा जाता है, जल में डुबोकर रखा जाता है। कुछ अधातुओं को वायु में अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए जल में डुबाकर रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब कि हम अगर किसी चीज़ को, जैसे कि फास्फोरस, यहाँ शब्द याद रखिए आप, फास्फोरस को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे, उसको जल में डुबो कर रखेंगे। फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। जो फास्फोरस है वो एक अधातु है। क्या है वो, एक अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। अब हम सी देखेंगे, अम्लों से अभिक्रमण। अम्लों, एसिड से अभिक्रमण मतलब खटाई से अभिकरण। ठीक है, देखते हैं क्या है। आप देखें, धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो हम यहाँ पर सारी बातें जो देखते हैं, सारे अभिक्रमण में, चाहे वो जल से हो या ऑक्सीजन से हो, ठीक है, तो हम दोनों को, धातुओं को देख रहे हैं, धातु को भी देख रहे हैं और अधातु को भी देख रहे हैं। तो आपको दोनों में भेद समझना है, दोनों के नाम भी याद रखना है। ठीक है, क्रियाकलाप 4.6 देखेंगे। सावधानी, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करिए। ऐसी सांसी आती है जो हमारे घर में होती है ना, पकड़ने वाली, ऐसी प्रयोगशाला में भी आती है, तो हमें उसका चिपिया का यूज़ करना है। उसको अपनी आँखों से और मुंह से दूर रखना है, क्योंकि आग निकल सकती है, गर्म चीज़ें उड़ सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि एसिड से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। नमूने पृथक्करण परख नलियों में लीजिए और उन्हें A, B, C, D, E और F से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोलिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी, तो उसके बारे में हम आगे देखिए। आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, मतलब कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, मतलब कोई फेरफार नहीं होगा। परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। धातु जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो धातु पदार्थ होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया भी करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। पॉप आवाज़ क्यों आती है, धातु परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर पॉप आवाज़ आती है। क्यों,
तो वो क्या उत्पन्न करते हैं, धातु अम्लों के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब हम परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वह जलती है, इसीलिए पॉप की आवाज़ आती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से गर्म करने पर भी, कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से मतलब एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये है, ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, आगे करते हैं क्षारों में अभिक्रियाएं। हमने अभी अम्ल के साथ देखा और अब क्षारों में अभिक्रिया देखेंगे। तो उसके लिए पहले क्रियाकलाप 4.7 देखते हैं, लेकिन ये हम आगे के भाग में देखेंगे, है ना।